नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूम के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। अभी रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ब्लूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि क्या आपको ये वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आए कि हाँ, हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर एक वीडियो सेपरेटली चाहिए। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप किसी भी तरीके के नोट्स लेना चाहते हो तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण। सबसे पहले तो अगर ब्लूम के वर्गीकरण की बात आती है तो ब्लूम के वर्गीकरण से पहला क्वेश्चन तो यही निकलकर सामने आता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है, या ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा में या शिक्षण प्रक्रिया में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम का वर्गीकरण है, इसको शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इसी तरीके से किया जाता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जा सके, उनकी प्राप्ति संभव हो सके। इस तरीके से ब्लूम की टैक्सोनॉमी बनाई गई है। यानी कि जो ब्लूम थे उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया है। वो कौन कौन से तरीके हैं हम आगे समझेंगे, फिर उनका वर्गीकरण किस तरीके से, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे कि क्या क्या बताया है उन्होंने। जैसा कि आप यहाँ पर इनका चित्र देख पा रहे हैं, बेंजामिन ब्लूम 1913 to 1999। ठीक, इन्हीं की टैक्सोनॉमी यानी इन्हीं के वर्गीकरण के विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि बेंजामिन ब्लूम जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे। ब्लूम ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इन्होंने इस वर्गीकरण के बारे में बताया है और ये बुक इन्होंने 1956 में लिखी थी। ये इनकी काफ़ी प्रचलित बुक थी और इसमें जो इन्होंने टैक्सोनॉमी दी थी वो भी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। वर्तमान की जो शिक्षा है उसका वर्गीकरण इन्हीं की टैक्सोनॉमी पर चल रहा है। ठीक, एक अध्यापक पढ़ाने से पहले कोई जो टॉपिक लेता है, कोई प्रकरण लेता है, उससे जुड़े ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है और कैसे वो पढ़ाए कि इनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, वो सारी चीज़ें इनके वर्गीकरण में दी गई हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इनकी जो टैक्सोनॉमी है उसी का रिजल्ट है। इनकी टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी और इसका निर्माण कार्य ब्लूम के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है और इसको इसीलिए शिक्षा में रखा गया है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। ठीक, बेंजामिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने 3 तरीके से किया है। पहला संज्ञानात्मक, उसके बाद दूसरा इनका जो वर्गीकरण है वो है भावात्मक और फिर तीसरा जो आता है वो है मनोशारीरिक। ठीक है, तो इसको हम कहीं कहीं पर ज्ञानात्मक, बोधात्मक और भावात्मक ऐसे भी ले लेते हैं। तो आपको डेफिनेशंस अलग अलग बुक्स में या अलग अलग वीडियोस में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन वर्गीकरण इनके 3 ही हैं। अब हम समझेंगे इन वर्गीकरणों के बारे में। सबसे पहले इनके जो उद्देश्य आते हैं, इन्होंने 3 उद्देश्यों में जैसा कि मैंने बताया बांटा है। तो पहला इनका आता है संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव डोमेन। इसके फिर से 6 भाग किए गए हैं: मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, सूझबूझ और ज्ञान। इसको लेते हम किस क्रम में है? नीचे से ऊपर के क्रम में। ये जो चित्र बना हुआ है इसको हम नीचे से ऊपर के क्रम में लेते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वो किस तरीके से चल रहा है, उसका क्रम क्या है?
ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक, या आपको कहीं कहीं इस तरीके से मिल जाएगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, निष्कर्ष, या ज्ञान, समझ, बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो वही मैंने बोला कि शब्दों में हेरफेर हो सकता है लेकिन चीज़ें वही हैं। समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ज्ञान, सबसे पहले आ रहा है ज्ञान। तो ज्ञान में क्या है, ज्ञान में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या दिया जा रहा है, आंकड़े या जानकारी याद रखना। यानी ज्ञान के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाती हैं, ज्ञान को हम डायरेक्टली इस चीज़ से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को याद रखना, मेमोराइज करना। ठीक है, ज्ञान को ब्लूम ने प्रथम स्थान दिया है। ठीक, सबसे पहला स्थान क्या है ज्ञान को, मैंने बताया ना, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लेकर चलेंगे इस फिगर को। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इस तरीके से लेकर हमें चलना है। तो ज्ञान यानी नॉलेज, तो नॉलेज को ब्लूम ने सबसे पहला स्थान दिया है, क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी सारे बिंदु जो आपके सामने हैं, समझ, बूझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे व्यर्थ हैं। जब तक किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम और सारे बिंदुओं की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमने चिंतन कर भी लिया तो उस चिंतन को हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तो इसी कारण से ब्लूम के वर्गीकरण में इसको सबसे पहला स्थान दिया गया है, ज्ञान को। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका बोध या समझ बूझ, यानी अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना और समस्याओं की व्याख्या करना। यानी कि ज्ञान को, जिस ज्ञान को हमने लिया है, जिस नॉलेज को हमने गेन किया है, उसको समझना, सिर्फ रटना ही नहीं, उसको समझना भी, उसको अपने जीवन में उतारना कि आखिर ये चीज़ है तो कैसे है, और उसके सभी पहलुओं से परिचित होना। साथ ही साथ उसके गुण और दोषों के संबंध में भी ज्ञान को अर्जित करना। ज्ञान का अर्जन करने से मतलब सिर्फ ज्ञान को रट लेना नहीं होता है, किसी भी चीज़ को रट लेना नहीं होता है। अर्जित करना मतलब होता है उसको आत्मसात करना, अपनी ज़िंदगी में उतारना। ओके, उसके बाद आपका अगला आता है अनुप्रयोग, किसी परिकल्पना या नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना, वो अनुप्रयोग कहलाता है। यानी कि ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देना। सिर्फ हमने जैसे कोई एक चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ ली, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि अगर हम ये 2 कंपाउंड्स मिलाते हैं या ऐसा करते हैं तो ऐसा रंग प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं, लैब में जाकर देखते हैं कि क्या इसको हम इसमें डालते हैं तो फिर क्या ये इससे क्रिया करके हाँ ये हरे रंग का पदार्थ देता है, क्या ये बैंगनी रंग में बदलता है। ये सारी चीज़ें हम कर देखते हैं ना, अनुप्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन उसका। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो हमने ज्ञान सीखा, जो हमने रटा कि ये मिलाने से ये बनता है, तो उसको हम प्रैक्टिकल करके जब देखते हैं, प्रैक्टिकल रूप देना ही अनुप्रयोग कहलाता है। किसी भी ज्ञान को क्रियान्वित रूप देना, ज्ञान को क्रियान्वित रूप देना यानी कि नॉलेज को प्रैक्टिकल में बदलना, यही आपका एप्लीकेशन कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक, प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर हम उसका सही तरीके से यूज़ कर सकें, अपनी लाइफ में उसे लागू कर सकें और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकाल सकें, तो वही चीज़ कहलाती है प्रैक्टिकल। यानी ज्ञान को कौशल में परिवर्तित करना आपका अनुप्रयोग कहलाता है, और यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उसकी हेल्प भी करते हैं। ठीक, उसके बाद अगली चीज़ आती है विश्लेषण। विश्लेषण का क्या मतलब होता है, विश्लेषण को अगर हम एक शब्द में समझना चाहें, ठीक, वैसे तो विश्लेषण की जो इंग्लिश अगर टर्म है उसका तो वो हो गया एनालिसिस करना। अब किसी चीज़ का एनालिसिस करना, अगर आपसे कोई कहे विश्लेषण को सिर्फ एक शब्द में बताओ तो सीधा आप कह दोगे तोड़ना। ठीक, क्या करना, तोड़ना, छोटे छोटे भागों में बांट देना, तोड़ देना। एक बिल्कुल अपने माइंड में ये चीज़ सेटअप कर लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछता है विश्लेषण, व्हाट इज़ एनालिसिस, तो मतलब है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांट देना। वहीं अगर संश्लेषण आ जाता है तो संश्लेषण का मतलब हो जाता है जोड़ना। ठीक, विश्लेषण यानी तोड़ना, संश्लेषण यानी जोड़ना। यानी कि जो ज्ञान छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है उन सबको इकट्ठा करके एक बना देना, वो संश्लेषण हो जाता है। और जब एक चीज़ होती है उसको छोटे छोटे कई प्रकरणों में, कई टॉपिक्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
विश्लेषण कहते हैं। तो वही चीज़ है कि वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग अलग करना ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच में अंतर किया जा सके जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि विश्लेषण से ब्लूम का तात्पर्य था तोड़ना, यानी किसी बड़े प्रकरण को, कोई जो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम एक बार में नहीं समझ सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ देते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से किसी बड़े टॉपिक को, किसी बड़े प्रकरण को समझने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देना और नवीन ज्ञान का निर्माण करना, नवीन विचारों की खोज करना, यही ब्लूम का विचार था समस्या समाधान में, जो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता था। अब अगर हम बात करते हैं संश्लेषण के बारे में, ठीक, संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस, यानी विभिन्न तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाना। वही मैंने बताया कि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो डिवीज़न किए गए हैं, उनको जोड़ना और एक पार्ट बना देना और एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाना, वो चीज़ आपके संश्लेषण में आ जाएगी। यानी प्राप्त किए गए नवीन विचारों या नवीन ज्ञान को जोड़ना, उन्हें एकत्र करना और उनको जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना ही संश्लेषण कहलाएगा। इसके बाद आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य में लास्ट आपका पॉइंट आता है मूल्यांकन, यानी कि विचारों और सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय लेना। ठीक, यानी कि सब कुछ करने के बाद जो नवीन ज्ञान है उसका मूल्यांकन करना कि क्या ये ज्ञान जो ग्रहण किया गया है वो हर क्षेत्र में लाभदायक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए आपने मेरा एक वीडियो देखा, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया कि मैंने ये जो वीडियो देखा है, वो इस वीडियो से मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है, क्या वो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या वो मेरे एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तभी आप मेरा दूसरा वीडियो देखना पसंद करोगे। अगर आपको नहीं उससे कोई लाभ मिल रहा है तो आप कहोगे अरे यार मैडम तो चपाती हैं, कुछ नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं, चलो छोड़ो दूसरा चैनल देखते हैं। आप खुद कहोगे ये चीज़, है ना। तो अगर हमें कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे उस चीज़ को। तो मूल्यांकन हर कोई करता है और मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो वैलिड है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, वैध है या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं, लाभदायक है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है वो उस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम हो भी रहा है या नहीं, यही चीज़ हम मूल्यांकन के द्वारा पता करते हैं। ठीक, ये मूल्यांकन होता है। उसके बाद एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है कि जब 2001 आया तब 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी भी आई। ठीक, ब्लूम के वर्गीकरण में थोड़ा सा संशोधन एंडरसन और क्रथवोल ने किया। इन्होंने जो ब्लूम का वर्गीकरण था उसको थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग बदलते हुए रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी दी। ठीक है, मतलब इन्होंने उन्हीं के किए हुए शोध पर अपने कुछ शोध और किए और उनको लगा कि शायद अगर इसमें ये सारी चेंजेशन और कर दिए जाएं तो ये चीज़ और भी अच्छे से शिक्षा पर प्रभावी सिद्ध होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंडरसन और क्रथवोल। ओके, यहाँ पर जब इन्होंने रिवाइज किया इसको तो इन्होंने जो इनका संज्ञानात्मक उद्देश्य था उसके फिर ये 6 भाग कर दिए: स्मरण, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और रचना। ठीक है, स्मरण यानी रिमेंबरिंग, यानी जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको अधिक समय तक अपनी बुद्धि में संचित रख पाना और समय आने पर उसको फिर से रिकॉल करना, पुनः स्मरण करके उसका यूज़ करना, ये रिमेंबरिंग कहलाता है। यानी हम जैसा एग्ज़ाम में करते हैं ना कि हम कई बार अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, याद करते हैं और फिर उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो वहाँ फिर हम उसको पुनः स्मरण करके फिर से माइंड में रिकॉल करके हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है स्मरण में। उसके बाद आया समझना यानी अंडरस्टैंडिंग। प्राप्त किया गया ज्ञान का उपयोग हमें कब, कहाँ और कैसे करना है ये व्यक्ति को पता होना चाहिए और ये किसी भी व्यक्ति के लिए तभी संभव होता है जब वो प्राप्त किए हुए ज्ञान को सही तरीके से समझ सके। उसको पता हो कि हमें इस प्राप्त किए हुए ज्ञान को कहाँ पर लगाना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है लागू करना, यानी कि जो ज्ञान आपने ले लिया है, जो ज्ञान आपके समझ में आ गया है,
तो अब आप उसको अप्लाई कब करो, जब पता चले कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, तब उस ज्ञान को ही आप सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको यही पता नहीं होगा, अगर आप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी आपके अंदर, तो फिर आप अप्लाई तो कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले ज़रूरी है उस चीज़ को समझना, और समझने के बाद फिर उसे लागू करना। ये चीज़ समझना कि हाँ अब इसे यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद है विश्लेषण। विश्लेषण वही चीज़ कि ज्ञान को लागू करने के बाद उसका विश्लेषण करना, उसे छोटे छोटे भागों में बांटना, तो वो चीज़ हो गई विश्लेषण यानी एनालिसिस। फिर आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएट करना, यानी कि विश्लेषण करने के बाद उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको बनाया गया है वो उद्देश्य वो प्राप्त कर रहा है या नहीं, तो इसका पता हम मूल्यांकन के थ्रू लगा सकते हैं। और लास्ट इन्होंने दिया है रचना यानी कि क्रिएटिंग, यानी मूल्यांकन करने के बाद उस स्मरण में एक नई विचार का निर्माण होता है, जिससे नवीन विचार की रचना होती है। यानी कोई भी चीज़ हम मूल्यांकन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक नई चीज़ पता चलती है, और उस नई चीज़ की क्या होती है, एक नई चीज़ की रचना होती है, जिसको हम जैसे कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिंग होता है कि कुछ भी नया ज्ञान बनना, वही क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने रिवाइज टैक्सोनॉमी में ये सारी चीज़ें दी। अब अगर हम अगले उद्देश्य की तरफ चलते हैं, तो दूसरे उद्देश्य इन्होंने दिए भावात्मक उद्देश्य, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। यहाँ पर क्या आता है, भावात्मक उद्देश्य वो होते हैं जिनके अंतर्गत छात्रों के भावात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, ठीक, यानी कि इसका निर्माण क्रेवॉल और मारिया ने किया था। कई बार पूछा जाता है किसने किया था, तो इसका निर्माण क्रेवॉल व मारिया ने किया था, ठीक है। कई बार ये चीज़ पूछी जाती है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कब किया था, तो हम बताएंगे 1964 में किया था, ठीक है। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सामने रखा, और इन्होंने बताया कि कोई एक टॉपिक है जिसको भावात्मक रूप से हम उसका विकास कर सकते हैं, यानी कि भावनाएं कौन कौन सी, जैसे गुस्सा, जैसे कि प्यार, जैसे कि चिढ़ना, चिड़चिड़ाना, उत्तेजित होना, रोना, ये सारी जो भावनाएं आती हैं, इन सबको कैसे हम पढ़ाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब इसके अंतर्गत इन्होंने फिर से 6 भागों में इसको बांटा, ठीक है। सभी के 6-6 भाग हैं, तीनों उद्देश्य जो हैं सबके 6-6 भाग हैं। तो पहला इसमें जैसे आ रहा है अनुकरण, रिसीविंग, उसके बाद अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, संप्रत्यय, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। अब हम इसको समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला आ रहा है अनुकरण यानी रिसीविंग, किसी भी चीज़ को रिसीव करना, अनुकरण करना, नकल करना, यानी भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले बालक को अनुकरण करना, नकल करने के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, हम कहते हैं कि चलो हम पहाड़े बोल रहे हैं, आप दोहराओगे, तो वो क्या चीज़ है, अनुकरण करना, है ना। इसी तरीके से सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, वो ऐसे ही करते हैं। एक अध्यापक को छात्र को पढ़ाने के लिए उस प्रकरण को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इमोशनली बच्चों से अटैच नहीं होगे तो बच्चे आपसे उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और आप जो चीज़ उन्हें सिखाना चाह रहे हो वो नहीं सीख पाएंगे, और ना ही आप सिखा पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हों और वो आपका अनुकरण करें। उसके बाद आती है अनुक्रिया। अनुकरण जब वो करेंगे तो ही अनुक्रिया होगी, है ना। वो आपको जब देखेंगे तब आप बोलेंगे हाँ बोलो 2 1 जा 2, तभी वो बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर वो रिपीट करेंगे 2 2 जा 4, यानी जब आप अनुकरण उनसे करवाओगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उनके रिस्पॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि वो आपका अनुकरण करें, ठीक है। उसके बाद आता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन यानी वैल्यूइंग, यानी कि उस अनुक्रिया के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो चीज़ जो हम अनुक्रिया करा रहे हैं वो सफल सिद्ध हुई भी है या नहीं हुई है। सारे बच्चे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा है तो हम पता लगाएंगे उसके कारणों का कि आखिर कहाँ समस्या है। ये सारी चीज़ें अनुमूल्यन में आ जाती हैं। फिर आता है संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। इसमें क्या आता है, हम उसके सभी पहलुओं को एक साथ विचार करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर आ जाती है। फिर आता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस प्रकरण को, उस टॉपिक को एक स्थान पर रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं और उस पर विचार करना शुरू करते हैं। ये चीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और लास्ट आपका आ रहा है चारित्रीकरण। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, हम उस पात्र का एक चरित्र निर्माण करते हैं जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है
और हम पता लगाते हैं कि हाँ उसका चरित्र किस तरीके का है। जैसे एक शिक्षक का हम चरित्र किस तरीके से लेंगे कि वो एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति है, तो हम उसको आदर्श के रूप में मानेंगे। अब अगर कोई गुंडा आ जाता है तो उसके प्रति हमारे मन में क्या आएगा, गुस्सा आएगा। यहीं अगर हीरो आ जाता है तो उसके प्रति हमारे पास सहानुभूति वाला भाव आ जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा पिक्चर देख रहा होता है तो वो क्या होता है, जब हम समझ लेते हैं कि वो समझता है कि ये गुंडा है, ये व्यक्ति गुंडा है, ठीक है, तो जब गुंडे को चोट लगती है तो वो कहता है बहुत बढ़िया और मारो, है ना। यानी उसके प्रति उसको गुस्सा है, कोई सहानुभूति नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन उसी जगह जब हीरो को चोट लग जाती है, अगर हीरो को गोली लग जाती है तो ओहो हीरो को गोली लग गई, अब क्या होगा, ये बेचारा मर ना जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा, यानी सहानुभूति, उसके प्रति सिंपैथी। तो वही है चारित्रीकरण, कि मन में एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक भाव उत्पन्न होना, ठीक, वो आ जाता है कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत। तो ये चीज़ थी इनके भावात्मक उद्देश्य में, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं अगले उद्देश्य के बारे में, तो इन्होंने तीसरा वर्गीकरण किया है मनोशारीरिक उद्देश्य। मनोशारीरिक उद्देश्य में क्या, फिर से मैंने बताया कि सब में 6 भाग हैं, तो इसमें भी 6 भाग हैं। 6 भाग कौन से हैं, पहला है उद्दीपन स्टिमुलेशन, कार्य करना मैनिपुलेशन, नियंत्रण कंट्रोल, समन्वय कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविक नेचुरलाइजेशन और आदत यानी हैबिट फॉर्मेशन, ठीक। समझेंगे इसको कि क्या क्या है ये सारी चीज़ें। सबसे पहला आता है उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन। उद्दीपन से आशय कुछ एक ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी होगी, जब स्टिमुलस मिलता है तभी रिस्पॉन्स होना, किसी भी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होना, तब हम उसे देखकर अनुक्रिया करते हैं। जैसे भूख लगती है तो खाने की तरफ हम क्रिया करते हैं, हम ढूंढते हैं यार चल तो किचन में जाकर देखते हैं कुछ रखा है खाने के लिए या नहीं रखा, बड़ी जोरों की भूख लगी है ना। तो जब हमें क्या हुआ, एक भूख एक स्टिमुलस का काम कर रही है और खाना की खोज करना वो हमारा रिस्पॉन्स हो गया, ठीक। तो भूख उत्पन्न हुई तो हमें क्रिया करने के लिए उसने क्या किया, उत्तेजित किया। तो ये एक होता है स्टिमुलेशन, उद्दीपन, जो कि पढ़ाई में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बच्चे को स्टिमुलस देते हैं कोई भी, तो हमें बहुत जल्दी बच्चे की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, और जितना तगड़ा स्टिमुलस होगा उतना ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, जितना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी ही जल्दी बच्चा सीखेगा, यानी उसके सीखने की स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कई बार हम जो थोड़े स्लो लर्नर होते हैं उनको स्टिमुलस के थ्रू बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जटिल चीज़ों को सीखने में भी स्टिमुलस हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है, कि हम बच्चों को वो सारी चीज़ें इजीली सिखा सकें। उसके बाद आता है कार्य करना यानी मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है, उस उद्दीपन के प्रति क्रिया करना, हमको कार्य करने के लिए जो चीज़ मजबूर करे, ठीक, वो चीज़ हो जाती है मैनिपुलेशन। उसके बाद नियंत्रण, कि उस कार्य को जिसको हम कर रहे हैं उसको हम क्या करें, अंडर कंट्रोल उस काम को करें। ऐसा ना हो कि हमारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। उसके बाद आता है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, यानी उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन और क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, यानी कि जो स्टिमुलस दिया जा रहा है और जो रिस्पॉन्स आना है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी प्रक्रिया एकदम अनकंट्रोल्ड और अनकोऑर्डिनेटेड चल रही है, नहीं, उन दोनों के मध्य यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के मध्य में एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, जो कि होना ही चाहिए। उसके बाद आता है स्वाभाविक यानी नेचुरलाइजेशन, यानी वो समन्वय करते करते एक समय ऐसा आता है कि समन्वय स्थापित करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है, और हम आसानी से हर परिस्थिति में समन्वय स्थापित कर पाते हैं। और ये चीज़ यानी कि किसी भी चीज़ के साथ ढलना, ये क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। यही चीज़ बच्चों में पढ़ाई में भी होनी चाहिए कि बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाएं कि वो हर चीज़ को बहुत इजीली समझ सकें और उनको हर परिस्थिति के साथ ढलना क्या हो जाए, बिल्कुल इजी हो जाए, उनको किसी भी तरीके से किसी भी तरह कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो ये होगा स्वाभाविकरण करना यानी स्वाभाविक होना। उसके बाद लास्ट आपका आता है हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत का निर्माण करना। अब अगर मैं कहूँ कि आदत क्या है, एक प्रश्न आपके सामने रख दिया गया, आदत क्या है, अब आपको बिल्कुल इसे सधे हुए शब्दों में बताना है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि आदत क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वह व्यवहार जिसे व्यक्ति बार बार दोहराता है उसकी आदत कहलाती है।
एक सिंपल सी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया वह कार्य जिसे व्यक्ति बार बार दोहराता है वह इसकी आदत कहलाती है। तो आदत का निर्माण करना यानी वह स्वभाव में आने के पश्चात हमारी आदत बन जाता है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के बाद हम फिर से वही क्रिया करते हैं, फिर से वही प्रतिक्रिया करते हैं और वही हमेशा होती चली जाती है, उसे हम आदत कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण बराबर होता चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से क्या बनती है, आदतें बनती हैं। ठीक है, और आदत किसी भी तरीके की हो सकती है। हैबिट फॉर्मेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और आप देखते हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी में हर तरीके की आदत होती है। ऐसा ही नहीं है कि वो उसकी सारी गुड हैबिट्स ही होती हैं, गुड और बैड दोनों हैबिट्स होती हैं। और मनुष्य दोनों चीज़ें एक तभी वो एक लेवल पर चल पाता है। सारी चीज़ें अच्छी भी नहीं हो सकती और सारी चीज़ें बुरी भी नहीं हो सकती। तो अगर हम इस तरीके से कंक्लूज़न पर आ जाएं तो कंक्लूज़न क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान और बौद्धिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। यानी कि उन्होंने पूरा ध्यान किस पर केंद्रित किया है, पूरा ध्यान उन्होंने छात्रों के ज्ञान पर यानी उनकी नॉलेज पर और उनके बौद्धिक पक्ष पर, जो उनका संज्ञानात्मक पक्ष है, जो उनका बौद्धिक पक्ष है, उस पर पूरा ध्यान उन्होंने केंद्रित किया। पूरा कंसंट्रेशन उनका वहीं पर रहा है। वो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, कि उनका पूरा विकास हो, उसके लिए बौद्धिक विकास पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर जो सबसे पहले आपको बताया गया जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, अगर उनकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमारे लिए भावात्मक, मनोशारीरिक ये जो उद्देश्य हैं इनको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि फिर हमें थोड़ी ही मेहनत करने पर ये सारे उद्देश्य भी प्राप्त हो सकते हैं अगर हम बौद्धिक पक्षों को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं, बौद्धिक विकास पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। तो क्योंकि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से शिक्षक समझ लेता है, बालकों को समझा देता है, तो फिर और सारी चीज़ों को गेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो उनका ये वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसके माध्यम से चलकर ही हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।